जय हिंद दोस्तों। आधुनिक भारत के इतिहास की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आखिर कैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। आपको वहां पे हमने लगभग देखा जाए तो बड़े मेजर पॉइंट के बारे में, लगभग बहुत बड़े बड़े मेजर पॉइंट के बारे में हमने आपको बता दिया था। एक ओवरव्यू दे दिया था आपको कि आखिर इन कारणों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। लेकिन दोस्तों आपको पता होगा कि 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो जाती है। उसके बाद जितने भी बादशाह आए हुए वो देखा जाए तो इतने योग्य नहीं थे जो कि इस विशाल साम्राज्य को होल्ड कर सके, यानी थाम के रख सके। लेकिन दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने बादशाह आए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। भले ही हमने आपको ओवरव्यू दे दिया कि इन कारणों की वजह से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, लेकिन औरंगजेब के बाद जितने भी बादशाह आते हैं 1857 में देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह होंगे बहादुर शाह जफर दित्ते, जिनकी 1862 में रंगून में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन कंप्लीटली हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों एक एक करके बादशाहों के बारे में जानेंगे इस लेक्चर के अंदर, और कंप्लीट 2 से 3 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन यानी पतन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हो गई थी। जब औरंगजेब जिंदा थे तो मुगल साम्राज्य 21 सूबे तक फैला हुआ था। उसके बाद भी 21 सूबे तक फैला हुआ था। 21 सूबे मीन्स 21 राज्य तक फैला हुआ था। मुगल साम्राज्य की बात करें तो एक विशाल साम्राज्य था, ये याद रखना। 21 सूबे में याद रखना आपका उत्तर भारत के 14 सूबे थे, फिर उसके बाद दक्षिण भारत के 6 सूबे थे, और उत्तर पूर्वी भारत के याद रखना 1 सूबे थे। ये याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद देखो दोस्तों, जब औरंगजेब जिंदा था तो उस समय उसके जो 3 बेटे थे, जिसमें आपका मोहम्मद मुआजम हो गया, वो काबुल का सूबेदार था। मोहम्मद आजम जो हो गया वो आपका गुजरात का सूबेदार था, और मोहम्मद कामबख्श ये बीजापुर का सूबेदार था जब औरंगजेब जिंदा था, ठीक है। लेकिन जब औरंगजेब की 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले देखा जाए इन 3 बेटों में से मोहम्मद आजम अपने बाप के पास पहुंचता है, और अपने बाप का सबसे पहले अंतिम संस्कार मोहम्मद आजम ने ही किया था। किसने किया था? मोहम्मद आजम ने, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब मोहम्मद आजम अपने बाप का अंतिम संस्कार कर देता है तो 14 मार्च की डेट है, ये तारीख याद रखना दोस्त। 14 मार्च 1707 को मोहम्मद आजम जो होता है अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। लेकिन बादशाह किसको बनना चाहिए था? मोहम्मद मुआजम को। मुअज्जम को बादशाह बनना चाहिए था क्योंकि ये बड़ा लड़का है। लेकिन ये बीच वाला लड़का अपने आप को क्या बना देता है? 14 मार्च 1707 को बादशाह बना देता है, अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। और बादशाह बनने में इसका समर्थन किया था, ये याद रखना, वजीर असद खान ने। किसने? वजीर असद खान की समर्थन से ही क्या है कि मोहम्मद आजम क्या बादशाह बनता है, ठीक है। मोहम्मद आजम क्या बनता है? बादशाह बनता है, ठीक, ये याद रखना। तो देखो दोस्तों, हमने अभी क्या जाना, औरंगजेब के 3 लड़के हैं। एक का नाम है मोहम्मद मुआजम जो कि आपका काबुल का सूबेदार है। दूसरा लड़का है मोहम्मद आजम जो कि आपका गुजरात का सूबेदार है। तीसरा लड़का है मोहम्मद कामबख्श जो कि आपका बीजापुर का सूबेदार है। ये तीनों सूबेदार जब होते हैं जब ये औरंगजेब जिंदा होता है, ठीक है। औरंगजेब जब जिंदा था तो ये यहाँ आके सूबेदार, सूबेदार मीन्स लाइक प्रधानमंत्री के बराबर, ठीक है, सूबेदार हुआ करते थे। 3 मार्च 1707 को जब औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हो जाती है तो सबसे पहले देखा जाए तो बीच वाला लड़का जो होता है ये अपने बाप के पास जाता है, मतलब अपने बाप के जब देहांत हो जाता है वहां पे जाता है और अपने बाप का अंतिम संस्कार करता है, और 14 मार्च 1707 को अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। और वजीर असद खान इनका समर्थन करते हैं बादशाह बनाने में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो बड़ा लड़का है मोहम्मद मुआजम जो कि काबुल का सूबेदार है, ये मोहम्मद मुआजम जब पेशावर, इसकी देखा जाए भले है काबुल का सूबेदार लेकिन लोकेशन क्या होती है? पेशावर। पेशावर से जब ये आगरा की ओर रवाना हो रहा होता है, कहाँ की ओर? आगरा की ओर रवाना हो रहा होता है, तो बीच रास्ते में पंजाब के पास एक जगह है, ये याद रखना, पुल ए शाहदौला। क्या? पुल ए शाहदौला पंजाब के पास एक जगह है। वहां पहुंचकर इन्होंने एक नया नाम या फिर बात करें एक उपाधि धारण की थी जिसे कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम। क्या कहा जाता है दोस्त? बहादुर शाह प्रथम। तो सवाल पूछा जाएगा कि भाई बहादुर शाह प्रथम किसको कहा जाता था? तो याद रखना मोहम्मद मुअज्जम को कहा जाता है। मोहम्मद मुअज्जम को कहा जाता था क्या? बहादुर शाह प्रथम। इन्होंने एक और उपाधि ली थी जिसका नाम था शाह आलम प्रथम। क्या? शाह आलम प्रथम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इन तीनों के बीच क्या उत्तराधिकारी को लेके संघर्ष होता है।
और उत्तराधिकारी को इन लेकर इन तीनों के बीच एक घमासान युद्ध होता है। पहले होता है आपका मोहम्मद मुअज्जम और आजम के बीच 1707 में होता है, जिसमें क्या होता है मोहम्मद आजम जो होता है वो मारा जाता है। फिर 1709 में क्या है मोहम्मद कामबख्श और मोहम्मद क्या मुअज्जम में क्या है कि भाई आपका युद्ध होता है 1709 में, और इसमें मोहम्मद कामबख्श मारा जाता है। और फिर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य के जो अगले बादशाह बनते हैं वो कौन होते हैं, मोहम्मद मुअज्जम, जिन्हें बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 1707 से लेके 1800 देखा जाए तो 1707 से लेके आपका 1712 तक रहेगा, ये याद रखना। और इन्हीं के कार्यकाल को कहा जाता है, इनके कार्यकाल की शुरुआत होती है यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, उत्तर मुगल काल का शासन शुरू हो जाता है, जो कि हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, 1707 से लेके 1857 तक पढ़ना है, ठीक है। और बहादुर शाह प्रथम का जो कार्यकाल है वो 1707 से लेके 1712 तक है। इनको क्या है कि याद रखना मुअज्जम भी कहा जाता था, मोहम्मद मुअज्जम। उसके बाद क्या है कि आपका शाह आलम भी कहा जाता था, ठीक है। ये अभी तक दोस्त हमने क्या पढ़ लिया, औरंगजेब की मृत्यु के समय देखा जाए तो मुगल साम्राज्य 21 सूबे तक फैला हुआ था, जिसमें उत्तर भारत में 14 सूबे थे, दक्षिण में भारत में 6 सूबे थे, और यहाँ पे याद रखना दोस्तों ये पूर्व नहीं है, पश्चिम और उत्तर भारत में 1 सूबा था, ठीक है। और जब औरंगजेब जिंदा होता है तो उसके 3 जो बेटे होते हैं अलग अलग जगह पे सूबेदार होते हैं। जैसे काबुल का सूबेदार सबसे बड़ा बेटा होता है मोहम्मद मुअज्जम, फिर उसके बाद गुजरात का सूबेदार होता है मोहम्मद आजम, उसके बाद क्या है कि मोहम्मद कामबख्श किसका सूबेदार होता है, बीजापुर का, ठीक है। जैसे ही क्या है कि 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले देखा जाए तो बीच वाला जो बेटा होता है मोहम्मद आजम वो पहुंचता है और अपने बाप का अंतिम संस्कार करता है, और 14 मार्च 1707 को क्या है कि देखा जाए अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। और इसका समर्थन किया था किसने, वजीर असद खान ने समर्थन किया था, ठीक है। बनना किसको था, मोहम्मद मुअज्जम को, लेकिन बनता नहीं है। फिर क्या है मोहम्मद मुअज्जम जब पेशावर से क्या है कि आगरा की ओर रवाना होता है, तो बीच रास्ते में यानी पंजाब के पास कुल ए शाहदौला पहुंचकर एक नया नाम या उपाधि धारण करता है, जिसे कहा जाता है बहादुर शाह प्रथम, ठीक है। उसके बाद इन तीनों के बीच उत्तराधिकारी को लेके संघर्ष चलता है, युद्ध होते हैं 1707 में, इन दोनों के बीच होता है। मोहम्मद मुअज्जम और आजम के बीच में आजम मारा जाता है। 1709 में कामबख्श से लड़ता है मोहम्मद मुअज्जम, कामबख्श मारा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का अगला बादशाह कौन बनता है, मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है। उसके बाद उत्तर मुगल काल शासन कब से कब तक शुरू होता है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद से 1857 तक, ठीक है। 1857 आखिरी देखा जाए मुगल बादशाह बनते हैं बहादुर शाह जफर दिखते हैं, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम की बात करें, जिन्हें मोहम्मद मुअज्जम भी कहा जाता है, शाह आलम भी कहा जाता है, इनका कार्यकाल 1707 से लेकर 1712 तक था, ठीक है। अब देखो आप औरंगजेब के बारे में आप जब पढ़ते तो कहीं ना कहीं उनकी जो पॉलिसी हुआ करती थी वो देखा जाए तो भाई बड़ी एग्रेसिव पॉलिसी थी, ठीक है। यानी कठोर, जितनी कठोर पॉलिसी औरंगजेब की थी उतनी तो शायद किसी की नहीं थी। बहुत कठोर इंसान था वो, ठीक है। कठोरता की भाई हदें पार कर रखी थी, ठीक है। मतलब एक कह सकते हैं कि भाई औरंगजेब क्या है कि देखा जाए तो बहुत कठोर नीतियां अपनाता था, ठीक है भाई। चाहे वो हिंदू हो चाहे बाकी सिख हो, इनके साथ एकदम कठोर नीति अपनाता था, ठीक है। तो क्या है, लेकिन जो इसका बेटा हुआ जो बहादुर शाह प्रथम है, इनको पता है कि भाई हम इतने योग्य नहीं है। हमारे जो पिता है कौन, औरंगजेब, इन्होंने क्या अपने जमाने में एकदम देखा जाए कठोर नीति अपनाई, लेकिन हम अगर कठोर नीति अपनाएंगे तो हम इतने तो भाई देखा जाए आपके स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे बाप ने क्या है कि कठोर नीति अपनाई थी, उसको कठोर नीति को ना अपना के हम क्या है मित्रता वाला व्यवहार करें, तो हो सकता है कि हम अपने साम्राज्य को कुछ समय के लिए क्या है कि टूटने से बचा सके, ठीक है, यानी होल्ड कर सके। इतिहासकार देखा जाए कहते हैं कि मुगल साम्राज्य में देखा जाए तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो थोड़ा बहुत योग्य शासक था वो बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है। बहादुर शाह प्रथम ने कूटनीतिक वाली चाल को अपनाई है, कूटनीतिक की पॉलिसी अपनाई है। औरंगजेब की पॉलिसी एकदम कठोर वाली थी, कठोरता वाली थी, ठीक है। कठोर नीति अपनाता था वो बंदा, वो देखा जाए तो एकदम सख्ती से आता था, अग्रेसिव था, ठीक है। और भाई देखा जाए तो बहुत उस टाइम पे औरंगजेब ने बहुत ज्यादा रायता भी फैलाया था, ठीक है। औरंगजेब की इतनी ज्यादा कठोरता वाली नीति थी कि अपने बड़े भाई दारा सिकोह को क्या है कि दिल्ली में नंगा करके भगवाया था, और नंगा करके भगवाया था फिर मार दिया जाता है। तो सोच सकते हो कितना कठोर इंसान रहा होगा ये अपने जमाने में, है कितना, मतलब कहते हैं ना कि गुस्से वाला इंसान रहा होगा।
है। लेकिन बहादुर शाह प्रथम को पता था कि अगर मैं अपने बाप की जो पॉलिसी है उसको अपनाऊंगा तो मैं जल्द ही क्या है कि कहानी मेरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए क्या ये शांतिपूर्ण मित्रता की नीति अपनाता है, ठीक है। और क्या करता है, हिंदू सरदार से सही सुनता की नीति अपनाता है। इसका मतलब होता है कि भाई देखो, औरंगजेब के टाइम पे ऐसा नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसके टाइम पे होता है। ये कहता है कि देखो भाई, मैं आपके धर्म का पालन कर, मैं आपके धर्म को क्या है कि भाई आपके धर्म की इज्जत करता हूँ, तो आप मेरे धर्म की भी इज्जत करो, ठीक है। लेकिन औरंगजेब के टाइम पे देखने को नहीं मिलता, ठीक है, आपको पता होगा। उसके बाद क्या है, सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मित्रतावत व्यवहार किया था। औरंगजेब ने क्या है कि भाई सिख गुरु को मरवा दिया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कठोर, एकदम कठोर नीति थी उसकी, थी ना भाई। यानी कठोर नीति का मतलब क्या है, मतलब साफ है कि भाई औरंगजेब अपने आगे किसी को देखता नहीं था, एकदम कट्टर इस्लामिक था वो बंदा। कट्टर देखा जाए तो भाई इस्लाम का इस्लामिक था वो, मतलब उसके लिए सर्वोपरि इस्लाम था और किसी को कुछ नहीं समझता था, ठीक है। लेकिन इसके बेटे को पता था कि बाप ने जो रायता फैलाया है, और वही रायता फैला दिया मैंने भी। जो क्या है कि बाप ने अपने जमाने में जो कांड किए हैं, और वही कांड मैं दोबारा क्या है कि फिर से रिपीट करता हूँ, तो पॉसिबल है जो ये साम्राज्य है जो 1857 में अभी हम पढ़ेंगे खत्म होगा, वो साम्राज्य शायद पॉसिबल था कि 1707 से लेकर 12 में ही खत्म हो चुका होता। लेकिन जब भी तो क्या इतिहासकार बोलते हैं कि औरंगजेब के बाद जो थोड़ा योग्य शासक था वो क्या था, बहादुर शाह प्रथम था, ठीक है। फिर उसके बाद छत्रसाल बुंदेला, ठीक है, जो जमन जाट शासक के साथ मित्रता वाला व्यवहार किया। 1689 में साहू जी को कैद किया गया था, किसके टाइम पे, औरंगजेब ने कैद करवा दिया था। 1707 में इनके बेटे ने मुक्त कर दिया। जजिया जो वसूलना बंद कर दिया, जजिया जो था औरंगजेब ने शुरू किया था, इन्होंने क्या है वसूलना बंद कर दिया। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं अपने ये क्या है कि समझ रहे हैं कि भाई देखो भाई, अगर हम मित्रता वाला व्यवहार नहीं करेंगे, दुश्मन पाल लेंगे, तो क्या है कि भाई मैं तो इतना ही काबिल हूँ नहीं, और दुश्मन पाल लूंगा तो हो सकता है कि भाई आगे मेरा साम्राज्य का क्या वैसी विनाश हो जाएगा, ठीक है। इसको भी समझ थी, ठीक। तो इसने क्या फ्रेंडशिप बिहेवियर रखा, और औरंगजेब का कोई फ्रेंडशिप बिहेवियर था नहीं। जब मर्जी आए जिसको मारना मार देता था, जब मर्जी आए जजिया कर लगा के टैक्स वसूल लेता था भाई। तो कहीं ना कहीं औरंगजेब क्या है कि भाई अपने टाइम पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा गलत व्यवहार कर बैठता था। लेकिन इसको पता था कि भाई अगर मैं क्या है कि फ्रेंडशिप बिहेवियर नहीं करूंगा, यानी कि मित्रता नहीं की नीति नहीं अपनाता पॉलिसी, तो हो सकता है कि भाई मैं इस साम्राज्य को होल्ड ना कर पाऊँ, तभी तो करता है। उसके बाद क्या होता है कि दोस्त, इसी टाइम पे जो ये राजपूत साम्राज्य थे ना, राजपूतों में से एक साम्राज्य था आपका जोधपुर का, ठीक है। अब राजपूत साम्राज्य को पता चलता है कि मुगल साम्राज्य डिक्लाइन की ओर है, पतन की ओर है, ठीक है। क्यों, औरंगजेब के बाद कोई भी भाई देखा जाए बादशाह इतना योग्य नहीं था, और इनको भी पता चल रहा है कि कमजोर हो रहे, कमजोर हो रहे। तो ये क्या करता है, जोधपुर के जो राजा होते हैं आपके अजीत सिंह, जो राणा होते हैं, ये क्या है मुगल साम्राज्य पे हमला कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और यहीं पे क्या होता है कि ना, आमेर जो कि जयपुर है, यहाँ पे क्या उत्तराधिकारी को लेकर संघर्ष चलता है, और बहादुर शाह प्रथम जाते हैं वहां पे, और विजय सिंह को क्या राजा बना देते हैं, और उत्तराधिकारी का जो संकट चल रहा होता है उसे समाप्त कर देते हैं। लेकिन अब जो राणा साहब थे, जोधपुर के राणा साहब अजीत सिंह, इनका देखा जाए युद्ध होता है किससे, बहादुर शाह प्रथम से। भले इस युद्ध में देखा जाए अजीत सिंह हार जाते हैं, लेकिन 3.5 हजार मनसबदारी कौन देता है, बहादुर शाह प्रथम देता है। और मारवाड़ जो है, जो इनका था मारवाड़, वो भी दे देता है। क्यों देता है, क्योंकि पता है कि भाई अजीत सिंह ने अभी क्या है अटैक किया है, तो फिर से कर सकता है। और मित्रता वाला व्यवहार करते चलना है हमें, क्योंकि भाई दुश्मन पालते जाएंगे तो अंत तो निश्चित है भाई। क्योंकि भाई कहा जाता है कि कमजोर होना मृत्यु की निशानी है, और ये लोग कमजोर थे, क्योंकि भाई ये इतने काबिल नहीं थे कि साम्राज्य, इतने बड़े साम्राज्य को होल्ड कर सके, ठीक है। नहीं तो अगर काबिल होते तो मुगल साम्राज्य का पतन क्यों होता, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि भाई इसी टाइम पे जब ये जब क्या है कि भाई अजीत सिंह को शांत करवा देते हैं और चले जाते हैं 1709 में दक्षिण भारत की ओर। और वहां पे किससे, बहादुर शाह प्रथम का युद्ध होता है कामबख्श से, इनके छोटे भाई से। और इस युद्ध में कामबख्श मारा जाता है। लेकिन 1709 में जब ये जाते हैं कामबख्श को मार देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है अजीत सिंह फिर से अटैक कर देता है,
फिर से इन दोनों के बीच युद्ध होता है, अरिजीत सिंह हार जाते हैं फिर से। कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजपूतों में क्या है कि भले हार रहे थे, लेकिन भाई देखा जाए तो पलटवार बहुत तगड़ा कर रहे थे ये लोग, क्योंकि उनको पता है कि मुगल साम्राज्य वो साम्राज्य नहीं रह गया जो बाबर अकबर के टाइम पे था, औरंगजेब के टाइम पे था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि भाई जो बहादुर शाह प्रथम होते हैं वो कूटनीतिक चाल अच्छी चल रहे थे, तो वो क्या करते हैं, बहादुर शाह प्रथम क्या करते हैं कि अस्थिरता की नीति अपनाते हैं। अस्थिरता की नीति का मतलब होता है कि अगर आपसे कोई ताकतवर है, क्या है, अस्थिरता की नीति अपनाते हैं, आपसे कोई ताकतवर है और आप उससे जीत नहीं पा रहे हो ना, तो याद रखना तो उसे कमजोर कर दो। अब ये कैसे कमजोर कर सकते हो आप, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी कौन सी पॉलिसी हो सकती है, कौन सी नीति अपनाओगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि भाई साहू जी को इन्होंने क्या करा कि 1709 में छोड़ दिया, 1709 में छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया। और उस समय देखा जाए तो दक्षिण भारत में दक्कन की ओर शासन होता है ताराजी बाई का, ताराजी बाई, ठीक है, ताराजी बाई का शासन होता है, छोड़ दिया, ताराजी बाई का शासन होता है। अब साहू जी को छोड़ दिया 1709 में और बोला जाओ। और देखा जाए तो भाई दक्कन का देखा जाए यहाँ पे राजा किसको बनना था साउथ भारत में, साहू जी को, क्योंकि वो बड़े थे कौन, ताराजी भाई। अब भाई बहादुर शाह प्रथम को पता है कि हो सकता है उत्तराधिकारी को लेकर इनके बीच युद्ध हो, घमासान हो सकता है, ठीक है। तो क्या ये लोग आपस में क्या उलझ के रह जाएंगे, और मेरा क्या है दक्षिण भारत का जो उलझा रहेगा तो क्या मेरे हाथ से भी नहीं जाएगा, और मेरा क्या है कि उत्तर भारत ये सब संभला रहेगा, ठीक है। तो ये चाल चल रहे थे भाई, चल रहे थे, और इनको पता था कि साहू जी को मैंने छोड़ा है तो मेरे लिए सहानुभूति होगी, तो क्या है कि ये मेरे को तो मारेगा नहीं, मार सकता है तो ताराजी भाई मेरे पे पलटवार कर सकता है, तो इसलिए क्या है कि इन्हें भेज दिया गया। तो ये चालाकी चल रहे थे, लेकिन क्या होता है 1712 में क्या होता है, जब बहादुर शाह प्रथम का देहांत हो जाता है 1712 में, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के 4 बच्चे आते हैं, जिसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे कि आखिर इसके बाद की कहानी क्या है, बहादुर शाह प्रथम के बाद की कहानी क्या है, कैसे देखा जाए तो आपका आगे के बादशाह क्यों नहीं मुगल साम्राज्य को बचा पाए, वो कौन से कारण थे जिसके कारण देखा जाए आगे जाके कोई भी बादशाह देखा जाए तो मुगल साम्राज्य को डिक्लाइन की ओर ले जाने से नहीं बचा पाए। आखिर क्या हुआ, बहादुर शाह प्रथम के जो 4 बच्चे आएंगे उनके बारे में एक एक करके जानेंगे। उन चारों में भी देखा जाए तो उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है, उन चारों में भी देखा जाए आपस में युद्ध होते हैं, तो इसको हम एक एक करके नेक्स्ट क्लास में जानेंगे दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों हो सके तो तमाम दोस्तों के साथ ये वीडियो साझा जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।